नमस्कार, मैं हूं सोनू कुंतल। आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया। 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया था और भारतेंदु कहते हैं कि निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा के मिटत ना हिये को सूल। तो जो हमारी निज भाषा है, जब तक वो पक्की नहीं होगी, जब तक हम उस भाषा में विज्ञान और सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे, तब तक ना तो विज्ञान पक्की हो सकती है, ना किसान पक्का हो सकता है, ना देश का कानून पक्का हो सकता है, ना ही देश परिपक्व हो सकता है। उसी सिलसिले में तमाम प्रोग्राम होते हैं हमारी भाषा को मजबूत करने के लिए। तमाम अवार्ड्स दिए जाते हैं, तमाम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं, बहुत कुछ होता है। किताबें छपती हैं, लेकिन दर्शकों तक कितनी पहुंचती है वो एक सवाल का विषय हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ हैं श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के वाइस चेयरमैन डॉक्टर आशुतोष शुक्ला जी। उन्होंने अभी हमारे इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही हिंदी के लिए 14 सितंबर को एक वेबिनार किया है, उसके विषय में बातचीत करेंगे। लेकिन उनसे हम बातचीत की शुरुआत इस विषय से करेंगे कि क्या हम हिंदी को इतने वर्षों बाद भी उस लेवल पर देख रहे हैं जहां पर हम उसको देखना चाह रहे थे आज़ादी के समय पर। आज़ादी में हिंदी का कितना योगदान रहा, तिलक कहां तक लेके गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हिंदी को कहां तक लेके गए, और आज हम हिंदी को कहां देख रहे हैं। देखिए कुंतल जी, जो बात आप पूछ रहे हैं कि आज़ादी के बाद तक हिंदी का स्थान कहाँ तक पहुँचा, बात बिल्कुल सही है। और हिंदी दिवस है तो हिंदी की महत्ता तो बात करेंगे ही करेंगे जी। लेकिन एक सच्चाई से हम अलग नहीं हो सकते हैं, और वो सच्चाई ये है कि हमारे देश का जो एक निर्माण है वो एक गुलदस्ते की तरह है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल लगे हुए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के प्रांत हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। बिल्कुल। उन लोगों की और उन फूलों की या उन प्रांतों की इच्छाओं का भी हमको देश को ध्यान रखना पड़ेगा। हम ये नहीं थोप सकते कि हिंदी पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाए, क्योंकि दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत की भाषा है, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, जो भी भाषाएं हैं वहाँ की वो लोकल भाषाएं हैं, उनको भी प्राथमिकता देनी पड़ेगी। चाहे बंगाल की बंगला हो, चाहे गुजरात की गुजराती हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन भाषाओं का मूल हिंदी जरूर रहा है। और हमें ये समझना जरूर पड़ेगा कि उस मूल को तो हमें संचित करना ही पड़ेगा। गांधी जी भी कहा करते थे जी, गांधी जी कहते थे कि जैसे अंग्रेज़ अपनी मातृभाषा को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हिंदी को भी हमें करना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान आगे बढ़े और हम हिंदुस्तान को अलौकिक रूप में देख सकें। बिल्कुल। हिंदी को यदि हम अपने भाषा को सक्षम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी पीढ़ी को भी सक्षम नहीं करेंगे। आज जहां हम कहते हैं कि चीन बहुत आगे बढ़ रहा है, जापान बहुत आगे बढ़ रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि उन्होंने अपने पूरे कल्चर को, उन्होंने अपनी पूरी संस्कृति को अपनी भाषा में एक तरीके से ढाल दिया है। बिल्कुल ढाल दिया है उन्होंने। वहाँ आपको हर तरह की चीज़ें चाइनीज़ में मिल जाएंगी, हर बात चाइनीज़ में मिल जाएगी, हर साहित्य चाइनीज़ में मिल जाएगा। इसी प्रकार से हर जापान में हर साहित्य जापानी मिल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में चूंकि बहुत लंबे समय तक अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव रहा है, तो यहाँ पर अंग्रेजी एक प्रमुखता के रूप में हो गई है। और यही कारण रहा है कि जो हमारे संविधान है उसमें हिंदी और अंग्रेजी को दोनों को बराबर स्थान दिया गया है। जी। जब कोई छात्र या फिर कोई रिसर्चर किसी विषय पर शोध करना चाह रहा होता है तो उसको हिंदी में मटेरियल नहीं मिलता है। जब किसी स्टूडेंट को मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो उस पर शोध भी क्या करेगा। हिंदी में मटेरियल अवेलेबल हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, बहुत आपने सही बात पूछी, और इसी विषय पर आज हमने एक ऑनलाइन वेबिनार भी आयोजित की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कोरोना काल के कारण आज जिस तरह का माहौल हो गया है, उसमें शिक्षण और बिल्कुल प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है वो पूर्णतया ऑनलाइन माध्यमों पर ही चला गया है। और ये ऐसा लगता है कि एक परमानेंट फीचर बन गया है। अब ये एक तरीके से आगे आने वाले समय में भी शिक्षण का जो कार्यक्रम होगा, शिक्षा जो होगी लगभग ऐसा ही रहेगा। हाँ, वो लगभग ऐसा ही रहेगा, चाहे समय सही हो जाए, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण जो है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। लेकिन उस ऑनलाइन शिक्षण होने पर एक बात चीज़ समझ में हमारे आई कि भाई जैसे ही छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा देना प्रारंभ किया, वैसे ही बहुत सारी वेबसाइट सामने आई जहाँ पर कि शिक्षा का उस जिस संबंधित विषय में पढ़ाया जा रहा है उसका मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि हिंदी का मटेरियल तो बहुत कम है। शिक्षक जब पढ़ाते हैं ऑनलाइन तो वो अपना ऑनलाइन पढ़ाने के बाद में स्टूडेंट्स को कुछ यूट्यूब के वीडियो, कुछ अन्य वेबसाइट्स के रेफरेंस, कुछ ऑनलाइन रेफरेंसेस देते हैं,
लेकिन उन रेफरेंसेस में ये पाया जाता है कि उसमें तो हिंदी की उपलब्धता बहुत कम है, मटेरियल ही नहीं है, मटेरियल बहुत कम है, और जिसकी वजह से जो हमारे हिंदी भाषी स्टूडेंट्स हैं, जो स्पेशली हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट हैं, हमारे पूर्वोत्तर भारत के हैं, पूर्वी भारत उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, उन बच्चों को बेहद उत्तर प्रदेश, उत्तर राजस्थान, उन लोगों को बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा, हरियाणा पूरा, जी बिल्कुल, जो स्पेशली हिंदी बेल्ट है उसमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इस बात के लिए हमने आज अपनी सेमिनार में जो हमारे प्रमुख वक्ता रहे वो रास बिहारी जी, नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे कहा भी कि भाई पत्रकारिता में इस तरीके से बात उठाई जाए कि हिंदी का जो मटेरियल है वो उसकी उपलब्धता बढ़ती जाए, आगे बढ़नी चाहिए। पत्रकारिता की आप बात बीच में लेकर आए। पत्रकारिता के लिए एक नाम आता है लुटियंस जोन। तो हम 2014 के बाद में, हमारा यहाँ किसी पार्टी से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि 2014 के बाद हिंदुस्तान में जो दर्शक वर्ग है वो लुटियंस जोन से कितना बाहर निकला है, कितना हम जो अपने रूरल पत्रकारिता है उसकी तरफ, हम हिंदी की तरफ कितना बढ़ रहे हैं पहले के बीच? देखिए, लुटियंस जोन जो वर्ड यूज़ होता है वो बेसिकली उन लोगों के लिए यूज़ होता था जो इंग्लिश पत्रकारिता करते थे, इंग्लिश जर्नलिज्म करते थे, और इस प्रकार के राजनेता होते थे जो ऊपर से थोपे जाते थे, जैसे कि जो बाहर से ऑक्सफोर्ड से या कहीं बाहर से विदेशी जिन्होंने तालीम हासिल की है, जो अंग्रेजी बोल सकते थे और जिनको अंग्रेजी पत्रकारिता के लोग समझ सकते थे। ना हिंदी पत्रकारिता के लोग वहाँ तक पहुँच सकते थे, ना हिंदी पत्रकारिता के लोगों को वो पसंद करते थे। लेकिन अब समय चेंज हुआ है 2014 के बाद। 2014 के बाद जिस प्रकार से एक तरीके का जन जागरण आंदोलन चल रहे हैं, बहुत सारी हिंदी वेबसाइट्स आई हैं, तमाम राष्ट्रीय चेतना जिस तरह से की जा रही है, उसमें हिंदी भी अपने आप में ऊपर उठ के आ रही है। जी। तो क्या अब हम कुछ आने वाले वर्षों में ये देख सकते हैं कि हिंदी न सिर्फ किताबों में बल्कि वेबसाइट्स पर, तमाम हम देख रहे हैं कि सरकार की वेबसाइट्स भी दोनों वर्जनों में हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जनों में कर दी गई हैं, तमाम इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स भी दोनों वर्जनों में कर दी गई हैं। तो क्या इस तरीके से हम हिंदी को ऊपर ले पाएंगे या फिर और कोई तरीका होना चाहिए? नहीं, हिंदी को लेने के तरीके सरकार की तरफ से काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं और हिंदी ऊपर उठ भी रही है। हिंदी में अब आप देखिए कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हिंदी एक प्रमुख भाषा के रूप में आ गई है। सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में भी क्या हुआ कि धीमे धीमे करके जैसे जैसे सिनेमा घर या मल्टीप्लेक्स बंद हुए तो लोगों का झुकाव जो है वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर तरफ जाने लगा, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार हो, इन सब तरफ जाने लगा। इस बात को, दर्शकों की बढ़ती संख्या को समझकर उन विदेशी कंपनियों ने भी अपने यहाँ के जो कंटेंट्स हैं उनको हिंदी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और आज की तारीख में आप देखेंगे तो इन जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो ज़्यादातर विदेशी मालिकों से संचालित हैं, विदेशी कंपनियों के हैं, इन पर आपको 80% से ज़्यादा हिंदी कंटेंट मिलेगा। तो ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन है और एक हमारे लिए एक सूचना भी है कि देखिए, जब वो लोग समझ सकते हैं कि हिंदी भाषियों की, भारतीयों की एक छूने की, उनको हिंदी का एक माध्यम इतना प्रभावी हो सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं अपनी और जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं, हमारी शिक्षा के अन्य कार्यक्रम हैं, उनमें हिंदी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो प्रकाशक हैं, मुख्य तरह से जो किताबों का प्रकाशन करते हैं, उनमें क्या था कि पहले ज़्यादातर किताबें, आप कुछ किस्से, कहानियाँ, कविताओं, किताबें छोड़ दीजिए, मुख्य कंटेंट राजनीति शास्त्र हो, विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, भूकंप विज्ञान हो, ब्रह्मांड विज्ञान हो, इन पर कंटेंट अवेलेबल नहीं था। तो इसमें राइटर्स की गलती थी या प्रकाशकों की गलती थी या फिर रीडर्स की गलती थी जो खरीदना ही नहीं चाहते थे हिंदी में? देखिए, बेसिकली गलती तो इसमें रीडर्स की थी जी। जब रीडर हिंदी का होगा तो प्रकाशक को हिंदी में ही छापना पड़ेगा। जब प्रकाशक हिंदी की कहेगा तो उसे हिंदी का लेखक ढूंढना पड़ेगा, और जब हिंदी का लेखक की चलेगी तो फिर आदमी को हिंदी का लेखक ही बनना पड़ेगा। तो मुख्यतः यदि गलती देखी जाए तो इसमें गलती हम लोगों की ही थी। हम लोग अपनी भाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं थे। हम लोग अंग्रेजी के प्रति ज़्यादा, आज भी ये चीज़ है, अंग्रेजी के प्रति ज़्यादा प्रभावी रहते हैं बनस्पति हिंदी के। आज भी स्कूल्स में अंग्रेजी को महत्व ज़्यादा दी जाती है बनस्पति हिंदी के। ये चीज़ें कम करनी पड़ेंगी। मैं ख़त्म करने की नहीं कहता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी को ख़त्म नहीं करना चाहिए, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ख़त्म क्यों करना, दूसरा बढ़ाइए। हाँ, लेकिन हमको अपनी भाषा को भी बराबर की महत्वता देनी ही पड़ेगी, देनी ही चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा अंग्रेजी का बोलबाला है। किसी भी शहर में आप ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के
बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट इंग्लिश सिखाने के दावे के आपको दिखेंगे, लेकिन हिंदी का मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में कोई कोचिंग सेंटर ना हो कि मैं आपको हिंदी बोलना सिखाऊंगा। क्या मैं हिंदी में ज्ञानपीठ मिल गया पूरे हिंदुस्तान से भी लोगों को? देखिए, अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है जी। और ये जो सेंटर्स चलते हैं ये इस बात के लिए चलते हैं कि आपकी जो अंग्रेजी सीखने की महत्वाकांक्षा है उस महत्वाकांक्षा को बनाने के सेंटर्स हैं बेसिकली। आती अंग्रेजी भी नहीं है वैसे उससे कुछ में उससे हिंदी भी भूल जाते हैं साथ में। बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हिंदी चूँकि हमारी मातृभाषा है तो मातृभाषा को तो बच्चा अपनी माँ से सीख के आता है, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं भाषाओं में, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। हम भाषा बोलते हैं तो भाषा में एक यदि उसको हम उसकी उस ग्रामर पे जाते हैं तो ग्रामर में कहीं ना कहीं हम गलती कर सकते हैं, लेकिन भाषाओं का वर्तनी की गलती होती है। हाँ, लेकिन भाषाओं के रूप में अभिव्यक्ति मातृभाषा सीखने की जरूरत नहीं होती है। आप माँ पे कहे, माँ जब बच्चा छोटा होता है सबसे पहले माँ शब्द बोलता है और माँ हिंदी का शब्द है। हिंदी से प्रेम करें, हिंदी से प्रेम करोगे तो हो सकता है कि आपको वतन की उन चीज़ों से प्रेम हो, वतन की संस्कृति से, वतन की उन तमाम परंपराओं से, तमाम स्तूपों से, तमाम उन जगहों से जो आपने नहीं देखे हों। घूमें फिरें, देश को जानें, हिंदी से प्रेम करें। ऐसा ना हो कि आप और भाषाएं भूल जाएं, जितनी भाषाएं जान सकते हैं जानें, लेकिन हिंदी को प्रमोट करें। हिंदी प्रमोट होगी तो ही इस देश को हम उस सही मुकाम पर ले जा सकते हैं जहाँ इस देश को महात्मा गांधी देखते थे, जहाँ इस देश को स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े लोग देखते थे। कुछ अंत में आप जोड़ना चाहेंगे? मैं यही आपकी बातों के आगे जोड़ना चाहूँगा कि ठीक है, आप भाषाओं का ज्ञान रखिए, ज्ञान तो जितना ले उतना कम है, लेकिन जिस प्रकार से आप अपनी मातृभूमि को नहीं भूल सकते उस प्रकार से आपको अपनी मातृभाषा भी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस प्रकार से आप अपनी मातृभूमि पर गर्व करते हैं, हमको अपनी मातृभाषा पर भी गर्व ही होना चाहिए। जी, तो हमारे साथ थे श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के वाइस चेयरमैन डॉक्टर आशुतोष शुक्ला जी, जिनसे हमने बात की और उन्होंने वेबिनार भी किया था। आज हिंदी के लिए 14 सितंबर है। आप भी अपने आसपास हिंदी को पढ़िए, हिंदी को पढ़ेंगे तभी आपको हिंदी का आनंद महसूस होगा। हिंदी को सुन करके और हिंदी को बोल करके आप जितना आनंद पाएंगे वो आप अंग्रेजी से कभी नहीं पा सकते हैं। आप अंग्रेजी को सीखिए विकास के लिए और हिंदी को सीखिए अपने विकास के लिए। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सोनू कुंतल, व्यूज़ इंडिया। धन्यवाद। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, मुल्क की हर मुमकिन सहायता करें। जय हिंद, जय भारत।